दोस्तों हम अपनी पॉलिटी की जो एमसीक्यूज की बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भी संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप नीचे दिए गए इन दो नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी अपडेट्स और जो मटेरियल होता है उसमें वो अपडेट किया जाता है, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका भी महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 171 नंबर का स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में 20 पार्ट्स हैं, मतलब 20 भाग है। देखिए 22 भाग और 395 आर्टिकल्स के बारे में आपने बहुत दिनों से पढ़ रखा होगा। अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं 400 प्लस हो गए हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो यहीं से गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इसमें 390 आर्टिकल्स है, तो देखिए ये भी गलत हो गया क्योंकि 395 आप पढ़ ही रहे थे, अब तो 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना। और जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो 9th 10th 11th और 12th जो आपकी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं, वो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। तो बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो आपकी जोड़ी गई थी कौन सी, पीआरआई सिस्टम वाली और म्यूनिसिपैलिटी वाली, नगर निगम वाली, है ना, जो नगर पालिकाएं पढ़ते हैं आप, तो वो जोड़ी गई थी। और 9वीं और जो 10वीं है आपकी वो भी जोड़ी गई थी। देखिए 9वीं जो है आपकी वो सीधे सीधे आपको पता है कि भूमि सुधार के टाइम पे जोड़ी गई थी, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था। और जो 10th है आपको वो आपको पता है दल बदल से रिलेटेड है, वो 52nd अमेंडमेंट है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका सही है, तो ओनली थर्ड इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा हुआ है कि जो संघ की मतलब जो संविधान सभा थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आपकी असेंबली बनी थी, उसके अंतर्गत बहुत सी जो समितियां थी वो काम कर रही थी। तो उसमें से एक समिति थी जो जिसका नाम था आपका संघ संविधान समिति। ठीक है, मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो उसके चेयरमैन कौन थे ये पूछा जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन थे आपके वो जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आपका सी जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, जहां से मैक्सिमम जो प्रोविजन है एज इट इज ले लिए गए हैं, मतलब बिल्कुल शब्दशः उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें से बताना कौन सा सही है। पहला ये कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब उपबंध था वो इसमें था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जो जैसे 1919 से आप देखते हैं जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है कि वहां से डायरकी वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसी के संदर्भ में यहां पर अब क्या किया गया कि प्रांतों में स्वायत्तता, देखिए स्वशासन जो लिखा हुआ है हिंदी में, ऑटोनॉमी का जो मतलब लिटरल मीनिंग जैसे हिंदी में देखेंगे आप ट्रांसलेशन तो स्वायत्तता होता है, तो यहां पर प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो है कि इसमें एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। ठीक है, जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो उस समय उसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, संघीय न्यायालय की स्थापना को उपबंध था। और तीसरा यह कि एक अखिल भारतीय संघ का भी उपबंध था, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का भी प्रावधान उसमें किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है ना, और इसका आंसर जो होगा आपका ऑल हो जाएगा, सी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वन देखेंगे हम 174 नंबर का क्वेश्चन है ये और इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट इनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें लिखा है कि जो संसद है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। ठीक है, तो कर सकती है भैया, जो संसद है आपकी वो विस्तारित कर सकती है। आप जो है पहला ही स्टेटमेंट इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा जो लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके अधिकारी और जो सेवक होते हैं संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का जो प्रशासनिक व्यय होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब देखिए यहां पर समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया भारत की कंसोलिडेटेड फंड पे, मतलब आर्टिकल 266 के अंतर्गत जो आपकी भारत की संचित निधि है उस पर भारित होता है। देखिए ये यहां से ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात है, जब उच्च न्यायालय की आप बात करेंगे तो वहां जो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो आपकी किस पर
मतलब भारित होती है वो राज्य की जो संचित निधि होती है। जब आर्टिकल 207 वगैरह आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, ठीक है, और उसमें ही उनके प्रशासनिक व्यय की चर्चा की गई है। तो ये यहां से गलत हो गया। अगर ये उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में देखेंगे तो सही है। मतलब आप समझिए कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, और उनका जो प्रशासनिक व्यय है वो भारत की संचित निधि में, और जो उच्च न्यायालय के जो अधिकारी वगैरह हैं उनके राज्य की संचित निधि पर मतलब भारित होता। और उच्च न्यायालय के जो मतलब जज वगैरह भी होते हैं, जैसे वहां के भी जो जज हैं उनका भी जो वेतन होता है वो भारित होता है राज्य की संचित निधि पर। लेकिन पेंशन की बात करें अगर हाई कोर्ट के जजेस की, तो वो आपका भारत की संचित निधि पर क्या होता है, भारित होता है। इसलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि लिखा है कि भैया दोनों की जो संचित निधि मतलब जो दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है प्रशासनिक व्यय वो भारत की संचित निधि पर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में सही हो सकता है लेकिन उच्च न्यायालय के संदर्भ में नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम कि यहां पर लिखा हुआ है कि भारत में अब जो है 25 हाई कोर्ट हैं। मतलब अब जो टोटल नंबर्स हैं हमारे यहाँ हाई कोर्ट के 25 है, बिल्कुल सही है ये, है ना। पहला जो स्टेटमेंट है पहले 24 थे, अब 25 हो गए हैं तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर और उसका संदर्भ मत लीजिएगा, अभी भी वहां पर एक ही है, ठीक है ना, तो वो नहीं बढ़ा है। 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा ये कि जो पंजाब, हरियाणा और जो आपका यूटी है, आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इनका एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया था, है ना, कि कहां पर एक ही हाई कोर्ट जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन एक से अधिक राज्य और यूटीज में है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो तीसरा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और तीसरा जो है कि जो अपना एनसीआर दिल्ली है उसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो अकेला ऐसा यूटी है दिल्ली जिसकी खुद की अपनी हाई कोर्ट है टेरिटरी में, ठीक है ना, जो एनसीआर की बात कर रहे हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 175 का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। कहां दिया है, सी में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी 1 2 3 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम कि भारत की जो संविधान की 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें कौन सा विषय सम्मिलित है, ठीक है। तो किसमें, वो यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि 7th शेड्यूल में किसकी चर्चा है, संघ सूची की, राज्य सूची की, संवर्ती सूची की, ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है उसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहला लिखा है कि खान जो होती है आपकी, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला ही इसका जो डोमेन लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, मत्स्यन है और लोक स्वास्थ्य है, ये आपको पता है कि ये आपकी यूनियन लिस्ट में नहीं आती है। तो पहला जो है आपका, जिसमें आपका माइंस वगैरह की सेफ्टी आ जाती है, रेगुलेशन ऑफ लेबर आ जाता है ना, लेबर रिफॉर्म्स वगैरह आप पढ़ते होंगे, लेबर रेगुलेशंस के लिए जो एक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जो पहला है आपका स्टेटमेंट यही आपका सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपका। तो पहला ये कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं, भैया गलत है ये, ठीक है। ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये आपका डीपीएसपी में है। जब आप देखते हैं आर्टिकल 38 39 पढ़ते हैं तो 39 के अंतर्गत जब जाते हैं आप तो 39D में ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि डीपीएसपी में आर्टिकल जो आप 39D देखते हैं उसके अंतर्गत इसकी बात की गई है कि समान वेतन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो मेल और फीमेल को दोनों के लिए समान कार्य के लिए, है ना, इक्वल वर्क फॉर, मतलब इक्वल वर्क अगर होगा, समान कार्य कर रहे होंगे तो उनको इक्वल पेमेंट किया जाएगा, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, है ना। तो इस तरीके का उपबंध है डीपीएसपी में, तो ये गलत हो गया। 39BC भी आपने पढ़ा होगा उसमें, है ना, जो मतलब संसाधनों के समता मूलक वितरण वगैरह की बात है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, सही पूछ रहा था। दूसरा ये कि संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि इसमें मतलब डिफाइन नहीं किया गया है कि पिछड़ा वर्ग होगा क्या, जैसे अल्पसंख्यक के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहां भी आप देख रहे थे कि जैसे संस्कृति है, भाषा है, इस आधार पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात होती है, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया। तो बिल्कुल सही है, ऑनली सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑनली 2 हो जाएगा, 177 का बी। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि कौन सा सही है। पहला ये कि राज्यसभा जो है
उसमें ये शक्ति निहित है, मतलब उसको ये पावर दिया गया है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। जब आर्टिकल 249 आप पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है ना। जब आप राज्यसभा की अनन्य शक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। 312 में जो है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में है, उसमें भी राज्यसभा संकल्प पारित करके मतलब उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। वैसे ही 249 में भी है, 249 में है कि राज्यसभा को अगर लगता है कि ये मतलब बहुत अत्यावश्यक विषय है तो वो मतलब राज्य सूची के संदर्भ में संसद को बोल सकती है कि इस संबंध में आप यहाँ पर विधि बनाइए। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। दूसरा ये कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प जो होते हैं वो केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो देखिए ये गलत है आपका कि अनुमोदन करने के जो संकल्प होता है वो केवल लोकसभा, जब हटाने की उसको खत्म करने की बात होती है तो बात अलग है, लेकिन जब अनुमोदन की बात करते हैं तो वो संसद से कराया जाता है, तो उसमें राज्यसभा भी आ जाएगी। तो ये आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बस सही है, तो ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 179 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो कथन दिया गया है और फिर उसमें क्या दिया गया है कि भैया रीजनिंग दी गई है, बताना है कि कौन सा है जो सही है और कौन सा व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला ये कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। देखिए ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कई जगह ऐसा है कि एक से अधिक राज्यों, जैसे आपको मतलब बॉम्बे का देखेंगे, केरला का देखेंगे, जैसे पंजाब के ऊपर बात कर रहे थे अपन, है ना, अंडमान निकोबार और उसका भी देखेंगे आप, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता वाला। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया आपका। ठीक है, कि देखिए इसमें ये प्रावधान जरूर था कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यथासंभव जहां पर मतलब एक से अधिक ज्यूरिसडिक्शन कुछ कुछ हाई कोर्ट्स को दिए गए हैं वो आपको पता है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कि जो दूसरा स्टेटमेंट है जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ऐसा संविधान में मतलब उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो पहला आपका जो कथन दिया गया है वो गलत है, लेकिन जो रीजनिंग दी गई है वो सही है। तो ये डी में दिया गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है, यहां पर व्याख्या का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 179 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और 180वें नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें लिखा हुआ है कि 104वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक था वो किससे संबंधित था। ठीक है ना, मतलब किससे संबंधित था वो। तो 104th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पर जो आपका 104th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये बहुत फेमस था, आपको पता भी है कि इसमें कोटा मतलब रिजर्वेशन दिया गया है किसमें, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जो आपकी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो है आपका ये दिया गया है आपका सी नंबर के स्टेटमेंट में। देखिए विधान परिषद की समाप्ति और भारतीय मूल के लिए ये पीआईओज वगैरह की और द्वैध नागरिकता आरंभ करने की बात है ना, मतलब डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये इससे संदर्भित है नहीं। तीसरा जो लिखा है वो आपका ठीक है, सोशली और जो एजुकेशनली बैकग्राउंड से क्या है, पिछड़े हुए हैं, जो आपके सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनको कोटा प्रदान किया जाएगा, जो प्राइवेट आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे। ठीक है, लास्ट वन जो ये था कि आपका धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने के लिए, तो ये भी आपका गलत था। तो सी जो होगा इसका आंसर होगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट वन देखा जाएगा अपना क्वेश्चन जो है 181 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा, इसमें नीचे जो आयोग दिए गए हैं, कमीशन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा है जो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में मतलब उसके सुस्पष्ट जो है आपका उपबंध है उसके पालन में गठित हुआ। मतलब सुस्पष्ट उसका उपबंध है, मतलब सीधे आप लगाइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्या है, कोई बॉडी है। जिस भी बॉडी का, जिस भी निकाय का उल्लेख संविधान के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक मतलब निकाय बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा यूजीसी जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, तो ये तो होगा नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपन ने देख लिया, एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो वैधानिक हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। तीसरा ये लिखा है स्टैचुरी भी जिसको बोलते हैं। तीसरा लिखा है निर्वाचन आयोग, तो बिल्कुल ठीक बात है। जब आप आर्टिकल 324 पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि स्पष्ट उल्लेख है, तो ये आपकी संवैधानिक निकाय हो गया है ना, तो यही जो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा। इसका जो है स्पेसिफिक उल्लेख है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और लास्ट वन जो लिखा हुआ सीवीसी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी स्टैचुरी है आपका, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन कि 1946 की अगर बात करें तो जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन
कौन सा डिपार्टमेंट था? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो डिपार्टमेंट था वो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर था। बिल्कुल ये कंटेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर अपन जरूर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर होगा, इसका आंसर जो होगा 182 नंबर का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास डिपार्टमेंट खाद्य और कृषि विभाग था। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है 183 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। तो जो पहला लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्य नहीं कर सकता या प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वहां पर अभिवचन नहीं कर सकता, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जिस कोर्ट में वो रह चुके हैं उसके संदर्भ में प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वो अभिवचन नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसमें लिख दिया है कि भैया उच्चतम न्यायालय के सिवाय कहीं नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस कोर्ट में वो पदस्थ होते उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम जो है आपका 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो देखिए यहां पर जो संविधान में उल्लेख किया गया है न्यायाधीशों की जो योग्यता की बात है, तो उसमें अपन देखते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, और उसमें योग्यता में न्यूनतम उम्र का वर्णन नहीं है, ये याद रखेगा। मतलब मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसमें ये लिखा गया है कि वो भारत के न्यायिक क्षेत्र में या तो 10 वर्ष का अनुभव हो उनको, अथवा में लिखा है और कि अगर वो उच्च न्यायालय या और भी जो न्यायालय होते हैं, है ना, उसमें 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुके हों, अधिवक्ता रह चुके हों, है ना। तो ये जो है 5 वर्ष का जो प्रावधान लिखा गया था वो आपका गलत लिखा गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें से क्या है, गलत है। तो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं आपके। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा जो युग्म है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जो पहला लिखा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लिखा गया है ना, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था आपका 1956 की बात कर रहे हैं, तो उसमें लिखा गया है आंध्र प्रदेश, जो पहला लिखा गया है ये ठीक है आपका। दूसरा लिखा गया है यानडाबू, जो आपकी संधि हुई थी। ठीक है, तो यानडाबू की संधि असम के संदर्भ में लिखा गया है। दरअसल वो क्षेत्र था जब आपको पता है एंग्लो और जो वर्मा वॉर हो रहा था आपका, उसके उपरांत ये संधि हुई थी, तब उस क्षेत्र के संदर्भ में असम का भी नाम आता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा ये बिलासपुर जो आपका स्टेट ऑफ बिलासपुर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। जब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था तब उससे संदर्भित है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा भी सही है। लास्ट वन लिखा है कि वर्ष 1966 में गुजरात का राज्य बनना, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत। तो आप इसमें जब देखेंगे तो 1960 की अगर बात करेंगे तो वहां पर बॉम्बे का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था आपका, मतलब बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात और बचे हुए भाग को महाराष्ट्र राज्य बनाया गया था। और 1966 की बात करेंगे जब आप, तो वहां पर पंजाब के संदर्भ में आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा नामक राज्यों में पंजाब को विभाजित किया गया था और चंडीगढ़ यूटी की भी स्थापना की गई थी। तो 1966 से गुजरात का राज्य बनना आपका ये गलत लिखा गया है। ठीक है ना, तो यही आपका जो मैच द फॉलोइंग था वो गलत था और सुमेलित नहीं पूछा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 6 से 14 जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराने वाला जो फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, जब आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए पढ़ते हैं आप, 21 का की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रावधान शामिल किया गया है वो 76th अमेंडमेंट से किया गया है। ये गलत है आपका, क्योंकि ये 86th अमेंडमेंट है 2002 का। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि जो आपका एसएसए है, जो आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही बात है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि वहां पर कंप्यूटर एजुकेशन देके डिजिटल साक्षरता को प्रमोट किया जाए, है ना, प्रोत्साहित किया जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका
वो बिल्कुल ठीक है आपका स्टेटमेंट। तीसरा देखिए आप स्टेटमेंट की शिक्षा जो है, भारत का जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन जो 1976 में लाया गया था, ठीक है, उसमें उसको शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट को तो लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो सेकंड और थर्ड सही है और पहला बस आपका गलत था, ठीक है। तो एलिमिनेशन से भी आ रहा था उसका आंसर, सी हो जाएगा, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 186 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेवा कर जो सर्विस टैक्स की बात करते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो पहला लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित ये प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए जहां जहां प्रत्यक्ष लिखा है उसको तो आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए सर्विस टैक्स, आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं तो खाना आपने खाया, सर्विस आपको किसने दिया रेस्टोरेंट ने दिया आपको सर्विस। तो आप पे करते हैं किसको, रेस्टोरेंट को के ऑनर को आप पे करते हैं, फिर वो वहां से उसका जो शेयर होता है सर्विस टैक्स का देता है। तो ये क्या हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया ना। प्रत्यक्ष तो जो ऐसा कर होता है जो आपकी इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्टली आपके ऊपर लग रहा है और आप ही पे कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष कर है ये, प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट है। तो प्रत्यक्ष वाले को अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अब जो दूसरा ऑप्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा ये क्या है, लिवाइड मतलब उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है, तो यही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन ये है कि जो स्टेटमेंट कि राज्य सरकार द्वारा ये उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ये केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, पीआईएल की बात है ये, और ये पूछा जा रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में जब आप 1980 के दशक में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक भारत के न्यायिक व्यवस्था में एक मतलब बहुत ही जो सामाजिक क्रांति के दस्तावेज के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका में एक नवाचार, मतलब सभी को मतलब न्याय में समावेशन के लिए है ना, लोकहित जो याचिका है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लिटिगेशन भी बोलते हैं और सामाजिक मतलब लिटिगेशन भी इसको बोला जाता है, सोशल लिटिगेशन, तो वो लाया गया। तो उस समय भारत के न्यायमूर्ति कौन थे, तो भैया उस समय जो जज की बात आती है वो बहुत फेमस आप नाम सुनते हैं, ये पीएन भगवती थे आपके, ठीक है। 1985 में इन्हें इंट्रोड्यूस किया था और इनके साथ मतलब एक जज हैं जो कृष्णा अय्यर जी का नाम आता है, ठीक है। तो वो भी इसमें इनके साथ सम्मिलित थे प्रमोट करने में, प्रोत्साहित करने में पीआईएल को। तो इनका जो आंसर हो जाएगा आपका वो पीएन भगवती हो जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है ये, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला ये कि जो चार्टर एक्ट आपका 1853 का है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, उत्सादित कर दिया गया था, मतलब हटाना उसको, ठीक है। तो ये तो गलत है आपका। 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट है उसके द्वारा कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपली था उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1858 का था उसमें ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे शासन की जिम्मेदारी ली। उसको वैसे ही समझिए कि जो शासन था वो कहाँ चला गया, आपका क्राउन के हाथों पर चला गया था, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बस सही था, तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 189 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट देखें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। तो पहला लिखा हुआ है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, ठीक है। तो देखिए इसमें ये है कि जो देखिए 3 बार तो चुनाव से आए वो 52, 57 और जो आप 61, 62 का जो चुनाव देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि 3 पदावधि दिखाई देती है, लेकिन 1947 से लेके जो 1952 के भी बीच में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री की पदावधि में थे, इसलिए ये स्टेटमेंट उस संदर्भ में ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आम चुनाव के बाद मतलब हमारी जो स्वतंत्रता हो गई उसके बाद चुनाव के बाद मतलब उनका कौन सा कार्यकाल था, तो वो 3 ही चुनाव की बात आती है उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चौथी पदावधि आपका ठीक है, क्योंकि 47 से 52, 52 से 57, 57 से फिर वो और फिर उनका जो है आपकी चौथी जो है पदावधि चल रही थी, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो सही है। दूसरा ये कि जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके वो संसद सदस्य के रूप में आपके रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यूपी में ही आप देखेंगे जो फूलपुर जो है ना, जो संसदीय क्षेत्र है वहां से वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड वन जो है कि जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो वर्ष 1977 में
मतलब पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, जो नॉन कांग्रेसी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पता है कि जनता दल सरकार आई थी, मोरारजी देसाई जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका इस हिसाब से सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका डी 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इसका आंसर आपका डी 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 190th नंबर का क्वेश्चन है, 190 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए जो पहला आपका स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए ये गलत लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल बनेंगे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो पहला ही स्टेटमेंट जो हो गया आपका वो गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें, आप देखिए इसमें लिखा गया है कि जो आपके विलियम बेंटिंग थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जब 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है तो वहां से जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनको बना दिया जाता है जीजीआई, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले बंगाल की बात कर रहे थे वो। ठीक है, तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका वो आपका ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, मतलब इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जो प्रथम आपके स्पीकर थे किसके, लोकसभा के फर्स्ट जो स्पीकर की बात करते हैं अपन, तो देखिए वो गणेश वासुदेव मावलंकर बोला जाता है उनको, मावलंकर भी बोलते हैं, जीवी मावलंकर है वो। ठीक है, जो कि स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा, जीवी मावलेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इसमें दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो पहला लिखा गया है आपका कि जो टीएस कृष्णा मूर्ति हैं आपके, ठीक है, तो वो लिखा गया है कि वो आपके भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो 10th आपका जो आपका फाइनेंस कमीशन था, है ना, उसमें आप देखेंगे तो केसी पंत का नाम आता है, वो अध्यक्ष थे उनके, तो दूसरा जो है वो भी बिल्कुल ठीक है आपका, सही सुमेलित है। तीसरा जो लिखा हुआ है एएम खुसरो जो लिखा गया है, ठीक है, इसमें लिखा गया है कि ये आपके भूतपूर्व अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के, तो यही गलत लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत इसलिए लिखा गया है कि ये आपके डिप्लोमेट थे, इंटेलेक्ट थे आपके, ठीक है, वाइस चांसलर भी रहे अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी आप देखते हैं उसके, लेकिन ये आपके भूतपूर्व अध्यक्ष नहीं रहे यूपीएससी के, तो ये आपका गलत लिखा गया है। लास्ट वन ये लिखा गया है कि जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आरसी लाहौटी, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही सुलेमित है, मतलब सुमेलित है ये आपका, है ना। मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा रहा था ना कि कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो जो आपका करेक्टली मैच नहीं है वो आपका सी नंबर का है, जो एएम खुसरो लिखा हुआ है ना, खुसरा लिखा हुआ है, ये खुसरो है आपका। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है आपका, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 192 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इनमें से कौन जो है भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो पहला लिखा गया है इसमें, क्या लिखा गया है कि जो आपके वीपी सिंह थे। दूसरा लिखा गया है इसमें कि आर वेंकट रमन। तीसरा लिखा गया है वाईबी चौहान, और जो लास्ट लिखा गया है वो आपका प्रणब मुखर्जी जी का नाम लिखा गया है। तो इसमें से जितने चारों नाम दिए गए हैं ये सब के सब मतलब वित्त मंत्री के रूप में अपने पद के मतलब संचालित करने में, उनको संचालन करने में मतलब निहित रहे हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चन हो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जितने नाम है, जो वीपी सिंह है, वेंकट रमन है, वाईबी चौहान जी का नाम सुना होगा आपने, प्रणब मुखर्जी जी का, है ना, तो ये सारे के सारे भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑल हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और 194 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है और आगे कारण दिया गया है, बताना है कि इसमें से ऑप्शन देख के कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ये कि भारत संघ में अगर बात करें अपन तो मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मैंने कई बार बताया आपको कि आर्टिकल 75 जो सब क्लॉज 3 है आपका, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मंत्री परिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, इसीलिए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में ही वो प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहला जो कथन है वही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों के जो सदस्य होते हैं संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें मंत्री बनने के लिए मतलब दोनों सदन से लिए जा सकते हैं जो सदस्य होते हैं आपके, है ना, संघीय सरकार में। तो जो आपका ये जो कथन है वो गलत है और जो कारण है वो सही है, और इसमें व्याख्या का कोई औचित्य नहीं उठता है। तो डी में ये लिखा गया है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर लिखा गया है
कि जो आपका न्यायाधीश जांच विधेयक था 2006, उसके अंतर्गत एक न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें जो है स्वीकार करेगी। ठीक है ना, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए ये आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। देखिए इसमें क्या है, तो जो ये पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो जजेस इंक्वायरी बिल 2006 का है, उसमें स्टैब्लिशमेंट की बात है जुडिशियल काउंसिल की। ठीक है, इसको एनजेसी बोला जाता है, नेशनल जुडिशियल काउंसिल की बात है। ठीक है, तो ये जो मतलब इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता और मिस व्यवहार मतलब जो मिस बिहेवियर की बात करते हैं, दुर्व्यवहार की जो बात कर रहे हैं, है ना, उनके संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें जो लिखा गया है कि जब एनजेसी में मतलब जो अगर इसके मतलब गठन की बात करें, स्ट्रक्चर की संरचना की बात करें, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, और 2 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है हाई कोर्ट के जजेस के संदर्भ में, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। तो इसमें जो है लिखा गया है ये मुख्य न्यायमूर्ति सहित लिख दिया गया है, इसलिए जी ये जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है आपका, है ना, क्योंकि जो कंपोजिशन है, देखिए इसमें ये लिखा गया है कि न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेंगे। अब जब आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब हाई कोर्ट की जब जजों की जांच करनी होगी तो उसमें भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, है ना, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके साथ आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या हो जाएंगे जजेस उसमें, और 2 आपके हाई कोर्ट के जजेस हो जाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई भी जांच चल रही है उसके संदर्भ में बात करेंगे तो उसकी संरचना में भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो सीजीआई हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा आपके 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो फिर भैया जो आपके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उनके संदर्भ में कैसे मतलब जांच की शिकायतें ये स्वीकार करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। बाकी तो दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू जो आपका घरेलू हिंसा, है ना, जो संरक्षण अधिनियम है महिलाओं के लिए जो है आपका जो एक्ट है 2005 का, उसके अंतर्गत कोई भी महिला जो है किसी प्रथम श्रेणी के, है ना, जो आपके फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होती हैं वहां पर अर्जी दाखिल कर सकती हैं। तो बिल्कुल सही बात है जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट देखें कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं, है ना, जब आप पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ते होंगे तो इनका नाम आप देखते होंगे। तो लोक लेखा जो समिति है वो काफ़ी पुरानी भी है, आपको पता है 1921 के बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें ये गलत लिखा गया है, क्योंकि जब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं, है ना, जब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं आपके वो 15 + 7 क्या होते हैं, 22 होते हैं। तो 15 जो है आपके वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 जो आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये कोई प्रावधान नहीं कि उद्योग और व्यापार से जाने माने व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ ये उल्लेख है कि आपका लोकसभा से आपके 15 सदस्य और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से लिए जाएंगे। इसलिए जो है आपका पहला स्टेटमेंट केवल सही है और इसका आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आप देखेंगे कि इसमें भी जो चुनाव होता है सदस्यों का वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाता है। तो इसमें सामान्यतः ये किया जाता है कि भैया इसमें डेमोक्रेटिक जो आपका बेसिस है, लोकतांत्रिक आधार, उसको बनाए रखते हैं कि जो सभी दल होते हैं उसके प्रतिनिधि इसमें हों। और 1967 के बाद से एक चलन जो है इसमें चालू हो गया कि समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो विपक्षी दल से होंगे, अपोजिशन से लिए जाते हैं, ताकि जो आपकी मतलब जो आपकी न्यूट्रलिटी है आपकी, ठीक है ना, वो बनी रहे। समझ रहे हैं आप, कोई भी जो डिसीजन हो वो आपका बायस्ड ना हो, है ना।
तो जो आपकी न्यूट्रलिटी वहाँ पर बनी रहे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 197 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है कि कौन सा वो संविधान संशोधन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, जिसमें यह बोला गया था कि केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की जो संख्या है ना, मंत्रिपरिषद में जो आकार है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे 545 है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने मंत्रिपरिषद में, तो आप देखेंगे कि 15% देखेंगे तो लगभग जो है आपका 58-59 के लमसम में आएगा। 54.5 और 5.4 उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो संदर्भ लिया गया वो किस संविधान संशोधन से लिया गया है, ठीक है ना, और उसी का जो सीधा संदर्भ है वो विधानसभा के भी सदस्यों से है। पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी वगैरह का जो इशू उठा था वो 10% को लेकर था यूटी के संदर्भ में दिल्ली के, है ना, और यहाँ पर ये 15% की बात है लोकसभा। और अपन अगर विधानसभा की बात करें तो लोकसभा के जो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका सीधा सा कंटेक्चुअल क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर होगा आपका वो 91st अमेंडमेंट है, ठीक है। जैसे दल बदल है आपका और ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ मतलब प्रदूषण हो रहा था, जैसे दल बदल में आप देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि आप मतलब मंत्री पद देने के लालच में उसका आकार जो बढ़ता जा रहा था, तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है उसमें और क्लिष्ट हो जाती है निर्णयन, है ना, मतलब इसलिए उसका आकार सीमित करने के लिए कि किसी तरीके से उसका जो है वो ऋणात्मक प्रभाव न पड़े, उसका किसी तरीके से प्रलोभन के रूप में कि भैया आपको ये वाला पद देंगे इसलिए आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो ये जो कैबिनेट का आकार है आपका मंत्रिपरिषद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसको सीमित करने के लिए ये प्रावधान आपका 91st अमेंडमेंट से किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, 91st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 360 की बात की गई है। आर्टिकल 360 आपको पता है कि जो फाइनेंशियल आपकी इमरजेंसी है जो कि अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो पहला लिखा गया है कि जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा है 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, है ना, मतलब 2 माह की समाप्ति जब हो जाएगी तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। जो पहला स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें ये ड्यूरेशन दिया गया है कि 2 महीने के अंतर्गत उसका अनुमोदन कराना संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है, नहीं तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो लिखा गया है कि यदि वित्तीय आपातकाल अगर प्रवर्तन में है, अगर चल रहा है ना, जो प्रोक्लेमेशन है आपका, जो मतलब उद्घोषणा की जाती है, प्रोक्लेमेशन को उद्घोषणा बोला जाता है ना, जो वित्तीय आपका आपातकाल है, तो उसके संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के जो संबंध में जो भी एक्टिविटीज़ है यूनियन की, उसके संदर्भ में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी कर दिया जाता है, उनके द्वारा निर्देश दिया जाता है कमी करने का। तो देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, इसमें आपकी जब वित्तीय आपात की स्थिति होगी तो उसमें जब कटौती की बात आएगी, है ना, जो भारत के अंतर्गत कहीं भी जो कार्यरत लोग हैं तो उनके संदर्भ में उनके वेतन भत्तों में कमी करने के संदर्भ में वहाँ पर जजेस वगैरह भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, तो इसमें लिखा है कि नहीं आते, तो कोई वहाँ पर अपवाद स्वरूप उनको किसी तरीके की छूट उसमें नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला बस स्टेटमेंट आपका सही है, तो ओनली 1 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 199 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि कौन सा सही है। पहला ये कि भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो रीति है आपकी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा ये कि जो उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश है अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। देखिए ये रेपिटिशन है, उस कोर्ट से संदर्भित नहीं करेगा, उसके अलावा वो वहाँ पर कर सकते हैं। ये अपन प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ओनली 1 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 199 का। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे, ये 200वें नंबर का क्वेश्चन है, 200 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दिया
दिया गया है कि भारत के संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त होने का जो कालानुक्रम है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना, मतलब क्रोनोलॉजिकल जो है आपका ऑर्डर यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और आपका हरियाणा है। अब देख लेते हैं अपन, अगर अपन बात करें नागालैंड की तो अपना नागालैंड का जो राज्य अधिनियम था वो 1962 का था, 1962 का, उसके अंतर्गत नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया था। असम राज्य के नागा पहाड़ी और जो ट्विन सॉन्ग जो क्षेत्र है आपका, ट्विन सॉन्ग बोला जाता है आपको, ट्विन सॉन्ग लिखा जाता है उस क्षेत्र को, उसको मिलाकर किया गया था। तो आपका 1962 का हो गया नागालैंड। हरियाणा की बात करें अगर अपन तो पंजाब जो पुनर्गठन अधिनियम था अपना 1966 का, उसके अंतर्गत पंजाब और आपका जो हरियाणा है उसमें स्टेट का फॉर्मेशन किया गया और जो चंडीगढ़ है उसको यूटी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो 1966 हो गया। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो 1975 का है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे अगर आप है ना, तो वो तो काफ़ी बाद का है आपका। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आपका 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको मतलब पता चल गया कि सबसे लास्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले आपका नागालैंड आएगा, उसके बाद हरियाणा और सिक्किम। तो ये दिया गया है बी में, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका उसमें कितनी जो है आपकी स्पोक्स हैं, है ना, जो आपकी स्पोक्स बोला जाता है, तीलिया बोल लीजिए उसको, आरो लिखा गया है, ठीक है ना। तो स्पोक्स जो है आपका धर्म चक्र, जो आपका अशोक जी के टाइम से ही आप देखते होंगे जो धर्म चक्र है, ठीक है, तो उसमें आपकी कितनी स्पोक्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या है आपकी वो है आपकी 24, ठीक है, 24 है, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। तो 24 हो गया। इसके बाद ये है कि भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारता एक से अधिक राज्य है, इसमें यूटी शामिल नहीं है, इसको अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया है और ये आपके 3 राज्य हैं, ठीक है। और कौन कौन से राज्य हैं प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, उनके नाम जो है आप कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका B3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मोहम्मद जो आपके हिदायतुल्ला है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो लिखा गया है फखरुद्दीन अली अहमद, और तीसरा जो लिखा गया है नीलम संजीवन रेड्डी, और लास्ट वन लिखा गया है शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए जो फखरुद्दीन अली अहमद है और जो नीलम जो आपके संजीवन रेड्डी है ये आपके उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो शंकर दयाल शर्मा जी थे और जो आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे, इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी अपना कार्य का निर्वहन किया है, ठीक है, कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो इसका आंसर आपका 1 और 4 जो कि बी में दिया गया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1953 में जब आंध्र प्रदेश स्टेट के रूप में जब उसका फॉर्मेशन किया जाता है तब उसकी राजधानी क्या थी? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश। और उसकी राजधानी जो थी जब वो राज्य बना अलग 1953 में तो कुरनूल में थी। कहाँ पर थी? कुरनूल में थी, ठीक है। तो आपका 204 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कुरनूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि मैच द फॉलोइंग करना है हमको, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि जो नागेंद्र सिंह है, एएन राय हैं आपके, है ना, एएन रे हैं दरअसल, ये राय लिख गया है यहाँ पर हिंदी में, ये एएन रे हैं आपके। तीसरा आपका आर के त्रिवेदी जी की बात की गई है। लास्ट वन आपके अशोक देसाई जी की बात की गई है। तो देखिए नागेंद्र सिंह जो थे आपके वो आपके प्रेसिडेंट थे किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको बोला जाता है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 में 2 है तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है आपका ए एन रॉय की बात करेंगे अपन। तो ए एन रॉय जो लिखा हुआ है रे हैं ये दरअसल इंग्लिश में, बिल्कुल ठीक है। ए एन रे जो है आपके वो आपके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आर के त्रिवेदी जी की बात करें हम तो वो आपके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ये। और अशोक देसाई जी की अगर आप बात करेंगे तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन सा आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? आर्टिकल 76। तो 2314 हो जाएगा जो कि आपका बी में दिया गया है, इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि भारत में जो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल का संदर्भ है, एरिया वाइज पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी लोकसभा की कौन सी है? तो वो आपकी लद्दाख है जो कि बी में लिखा गया है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम क्वेश्चन और इसमें लिखा गया है स्टेटमेंट देके कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है,
ठीक है। तो पहला लिखा गया है कि जो वी आर कृष्णा अय्यर थे, जो मैं आपको मतलब लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था जब पीआईएल की बात आई थी, तो ये आपके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। ठीक है, ये मुख्य न्यायमूर्ति नहीं थे आपके, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और पीआईएल के मतलब जो पीआईएल को प्रोत्साहित करने के लिए जिनका नाम आता है, जिन पायनियर्स का, उनमें आप बीएन भगवती नाम का मतलब जिक्र सुनते होंगे, और ये जो आपके लिखे हुए हैं वी आर कृष्णा अय्यर, इनका भी नाम उसमें है। तो ये चीफ जस्टिस नहीं थे, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये जज थे आपके, है ना, जस्टिस थे, सीजेआई नहीं थे ये सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहाँ से। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो पीआईएल के प्रजनकों की अगर बात किया जाए, कि जो आपके पायनियर्स थे पीआईएल को प्रोत्साहित करने में, तो उसमें भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पीआईएल को बढ़ाने में जिनका नाम आता है, उसमें एक जज का नाम आता है जो आपके वी आर कृष्णा अय्यर थे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें से जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनकी संख्या अब 22 हो गई है, तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिससे जो संख्या थी आपकी 22 हो जाएगी। ठीक है, जो असम बोडो डोगरी, जो आप नहीं मतलब बोडो डोगरी संथाली है ना, तो जो 92 आपका अमेंडमेंट है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए इसको, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि बोडो, ठीक है, असम वाले क्षेत्र में जैसे आप उधर नॉर्थ ईस्ट में सुनते हो ना, बोडो है आपका, तो बोडो आपका, डोगरी हो गई आपकी, मैथिली हो गई आपकी, और आपकी संथाली जो हो गई आपकी। ठीक है, इसको जो है आपके 92 अमेंडमेंट जो आया था 2003 में, उससे जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। ठीक है, ध्यान से इसको सुन लीजिए, 18 से 22 हो गई थी, 8वीं अनुसूची में थी, है ना, ये भाषाएं जो है, भाषाओं का जिक्र जो है 8वीं अनुसूची में, तो 18 से 22 कर दिया गया था, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, किससे, 92 अमेंडमेंट से। तो देखिए 92 जो आपका अमेंडमेंट है यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 208 का आपके 208वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि भारत के जो संविधान है उसमें उपबंध है कि, है ना, उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है वो 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है ना, यहीं से गलत हो गया। पहली चीज तो आप याद रखिए, जहां पर भी मेंबरशिप की बात आएगी वो अधिक सदस्यों की बात ही नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको, जैसे लोकसभा में पढ़ेंगे तो 530 से अनधिक राज्य से लिए जाने वाले, 20 जो है यूटीज से हैं, है ना, तो आप देखेंगे वहां पर अनधिक वर्ड का प्रयोग हुआ, अधिक तो है ही नहीं वो वर्ड वहां पर। तो जो विधानसभा के संदर्भ में आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल जो आपका 170 है, 170 नंबर का जो आर्टिकल है, उसमें लिखा गया है कि राज्यों में जो विधानसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या होगी ना, मैक्सिमम, तो 500 होगी, मतलब 500 से अनधिक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम की बात करें तो 60 निर्धारित किया गया था उसमें। ठीक है ना, लेकिन कुछ आप देखेंगे कि वहां पर न्यूनतम जो है संख्या का पुनः उल्लेख किया गया, जैसे कि आप मिजोरम की बात करेंगे तो वहाँ 40 सदस्य हैं, सिक्किम अरुणाचल की बात करेंगे 30 हैं, तो उसका कारण क्या है कि वो एक्सेप्शन है। ठीक है ना, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन वगैरह कम होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसा प्रावधान किया जाता है कि मिनिमम वहाँ पर वायलेट होता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अधिक सदस्य होंगे, कितने से अधिक होंगे, 450 से अधिक होने चाहिए, नहीं, मतलब ये 500 तक मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। आर्टिकल 170 में मतलब डायरेक्टली इसका उल्लेख किया गया है कि जो भारत की विधानसभा होगी उसमें मैक्सिमम 500 और मिनिमम की बात करें आपके तो 60 जो है सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य स्टेट के विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम होगी। तो देखिए जो राज्य के मतलब विधायक बनने की बात कर रहे हैं ना ये, कि विधानसभा में, तो आप देखेंगे कि विधानसभा के सदस्यों को निम्नलिखित योग्यताएं जो हैं वो उल्लेखित की गई हैं भारतीय संविधान में, वही कि भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो उसी में से एक प्रावधान है कि भैया वो अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम होगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि उसको 25 वर्ष का मिनिमम जो है आयु वर्ष पूर्ण किया जाना जरूरी है ना, विधानसभा के सदस्य को चुने जाने के लिए वो अर्हता दी गई है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 2 आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डीपीएसपी में कौन कौन से मतलब सम्मिलित विषय हैं उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि सही बताइए इसमें कि डीपीएसपी में कौन सा शामिल है। तो पहला ये कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये तो आपका राइट मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाएगा ना, आर्टिकल 23 और आपका जो 24 है ना, कि राइट्स अगेंस्ट जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है,
ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो बोलते हैं आपका, तो ये तो आपका एफआर हो गया, तो ये तो आपका डीपीएसपी है नहीं। दूसरा जो है आपका मादक जो पेय पदार्थ हैं, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकर जो आपकी औषधियां हैं, औषधि जो प्रयोजन है उसके संदर्भ में उनके उपभोग का प्रतिषेध, ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। और जब आप देखेंगे कि आर्टिकल जो आपका 48 है, आर्टिकल 47 में पोषाहार की बात है, आर्टिकल 48 की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 48A जो है आपका, वो क्या है आपका, एनवायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, और जो आपका 47 है आपका, जब आर्टिकल 47 पढ़ते हैं आप तो उसमें सीधा लिखा गया है, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है ना, कि राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा, क्योंकि डीपीएस में राज्य के कर्तव्य की बात की जाती है, क्योंकि जो आप आर्टिकल जब 36 पढ़ते हैं तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन भी दी गई है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भैया जो आपके मादक पेय पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक जो आपकी औषधियां हैं, उसका औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो उसका जो है आपका प्रतिषेध करेगा, तो बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका डीपीएसपी में है, आर्टिकल मतलब आपका जो 47 है। ठीक है, जो 48A जो आर्टिकल की बात कर रहा था, ये याद रखिएगा, ये आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है। तो ओनली जो सेकंड है इसका वो आपका डीपीएसपी में शामिल है, और पहला जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि कौन सी ऐसी शेड्यूल है, आपकी अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित जो जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। ठीक है ना, तो वो आपकी कौन सी है, तीसरी जो है आपकी वो नहीं है, सातवीं जो है वो आपकी नहीं है, नौवीं जो है वो आपकी नहीं है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल की आप बात करेंगे तो फिफ्थ वाली जो शेड्यूल है उसमें आप देखेंगे तो आपके जो पेशा वाले जो क्षेत्र है ना वो आते हैं, तो वहां पर जनजाति जो क्षेत्र है आपके अनुसूचित क्षेत्र, उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो इसका आंसर आपका फिफ्थ शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो सीमा प्रबंधन विभाग है हमारा, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भैया ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और MOEFCC जो लिखा है, पर्यावरण जो वन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आएगा नहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग के तो अंतर्गत आएगा नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स है, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं, ये सीमा प्रबंधन विभाग की बात करें, बॉर्डर मैनेजमेंट वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो वीरप्पा मोइली जो थे आपके, है ना, जो वीरप्पा मोइली जी हैं आपके, तो उनकी अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो बहुत ही फेमस है, आप लोग पढ़ते भी होंगे, जो आपकी ARC जो बनी थी, आपकी सेकंड ARC। ठीक है, 2006 की बात करें, 2005-6 के, तो वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में वो प्रशासनिक सुधार आयोग क्या किया गया था, गठित किया गया था, और उन्हीं के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, है ना, मेंस की जो आंसर राइटिंग करते हैं तो वहीं से अपन कंटेंट लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहे हैं, जो कि डी में लिखा गया है। जो पहला आपका ARC बना था वो, उसके अध्यक्ष कौन थे, मुरारजी देसाई थे। ठीक है ना, वो 66 के टाइम पे बना हुआ था। तो सेकंड ARC जो है आपकी वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में वो आयोग गठित किया गया था, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, इसका टाइटल आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 214 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति, जो भारत के जो निम्न राष्ट्रपतियों के नाम लिखे गए हैं इसमें, तो कौन जो थे उसमें से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष जो आंदोलन थे उनके वो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे, मतलब महासचिव भी रहे थे आपके। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नहीं थे, VV गिरी भी नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी नहीं थे। ये राजीव गांधी जी के टाइम पे आप देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह जी, जिन्होंने यूज किया था डाकघर जो संशोधन अधिनियम था उसके संदर्भ में पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वो जो थे 85 के दशक में कुछ टाइम के लिए वो आपके जो गुट निरपेक्ष है, जो नैम है, उसके भी महासचिव रहे थे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह जी। ठीक है, तो 214 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह भी आप देखे होंगे, उस संदर्भ में भी इनका नाम सुनते होंगे उसके पहले, है ना। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, तो 214 का आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहां पर एटॉमिक जो आपका एनर्जी वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा विभाग, किसके प्रशासन के अधीन है। तो देखिए ये PMO के अधीन होता है। ठीक है, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होते हैं उसके अंतर्गत होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, और ए ही ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होते हैं। तो ये भी आपके PM होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इनके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए
बी सी डी ई, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ए इसका आंसर होगा आपका, प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है। कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है भारत में, तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी भैया जिसके दौरान आपातकाल लगाया गया था, फिर नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आपको पता है कि 75 से 77 के बीच में जो आपका आपातकाल वाला टाइम चल रहा था, है ना, तो भारत के जो राजनीतिक इतिहास में उसको बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि बिल्कुल काला समय है वो। उस समय पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का स्वरूप देखने को मिलता है हमको। तो उसके उस दौरान ही आपको पता है कि जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति होती है और फिर जो जनता पार्टी चुनकर मतलब चुनाव जीत जाती है, और फिर मोरारजी देसाई जी आते हैं क्या, पीएम बनकर, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो ये आपकी 5th पंचवर्षीय योजना है आपकी, ठीक है। वैसे भी काउंट करेंगे तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर रोलिंग प्लान आ जाएगा, फिर 69 से फिर चलेगा, फिर आपका 74 से इधर आ जाएगा। तो आपका 5 साल का जो है आपका 5 ईयर प्लानिंग का आप ड्यूरेशन देखेंगे तो ये 5th जो आपकी चल रही थी, कौन सी 5 ईयर प्लानिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर वहां पर निर्वाचन करना आवश्यक होगा। तो ये आपका जो ड्यूरेशन है ना, आपको पता है कि जो 73rd अमेंडमेंट आया था पीआरआईज के लिए, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उसी में उल्लेख है कि ये 6 माह का मतलब वहां पर अवधि दी गई है। उसका उल्लेख किया गया है कि भैया अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 माह के अंतर्गत वहां पर चुनाव कराना आवश्यक है, ठीक है। तो 218वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है पहला स्टेटमेंट कि जो पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है, वो आपके अपने पंजाब के राज्यपाल के रूप में दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है आपका कि जो केरल के राज्यपाल है वो अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप के प्रशासक भी होते हैं, तो ये गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, पहला बस स्टेटमेंट आपका सही है कि जो गवर्नर होते हैं पंजाब के, वही एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन चंडीगढ़ के लिए भी करते हैं। तो ओनली 1 जो है इसका स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 220th नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए कि लिखा गया है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलत क्यों है, मैंने बताया था कि आर्टिकल 76 में अगर अपन बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो वहां पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जब एडवोकेट जनरल की बात आती है और आर्टिकल 165 आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि जो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई अगर अर्हित व्यक्ति है, उसको व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति को राज्य का मतलब एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता वो आपको नियुक्त कर पाएंगे, है ना, महाधिवक्ता के रूप में उनको नियुक्ति दे पाएंगे, नियुक्त कर पाएंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ठीक है, वहां राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ना, जो सिविल प्रोसीजर कोड है आपका, तो उसके अंतर्गत हाई कोर्ट्स का मतलब मूल अपीली और सलाहकारी जो आपकी अधिकारिता होती है, ठीक है, जो दूसरा लिखा गया है स्टेटमेंट आपका। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो ये लिखा गया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल पढ़ेंगे सीधा सीधा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की बात की गई है। तो उसमें जैसे आरंभिक जो उनका जो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, जैसे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 131 देखते हैं आप, तो केंद्र राज्य संबंध और राज्य राज्य के मध्य विवाद वगैरह आता है। तो इसमें क्या है, इनको सामान्यतः अपील का न्यायालय बोला गया है, जिसमें ज़्यादातर मामले जो है आपके जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं। उसके अंतर्गत फिर आप रिट शक्ति भी देखते हैं जो आपका आर्टिकल 226 में है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखते हैं कि अपीलीय उनका क्षेत्राधिकार देखते हैं ना, कि राज्य के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में होता है। तो ये आपका यहाँ पर लिखा है कि भैया एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका जो आपका सलाहकारी जो अधिकारिता यहाँ पर लिखा गया है, उसका संदर्भ जो है आपका इसमें दिखाई नहीं देता, जैसे वहाँ पर आपका आर्टिकल 143 में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपका आरंभिक अधिकार क्षेत्र है उसमें, है ना, अपील वाला, और रिट हो गया आपका, ठीक है, और अधीक्षण की शक्ति वगैरह उसमें संदर्भ आता है, ठीक है, और अभिलेख का न्यायालय वाला भी जो संदर्भ है वो यहाँ पर आता है, लेकिन सलाहकारी जो है वो आपका नहीं आता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। इसलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 221 नंबर का क्वेश्चन है, और ये लिखा गया है इसमें कि भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था तो कहाँ किया गया
गया था, वो स्थापित किया गया था, तो वो आपका मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो वो कलकत्ता है ना बंबई है ना आपका दिल्ली है, तो मद्रास में स्थापित किया गया था सबसे पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भारत में स्थापित किया गया था। इसका ईयर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ये कि भैया जो लोक अदालत है आपकी, उसमें दिया गया अगर कोई अधिनिर्णय है, मतलब कोई भी अगर वहाँ से डिसीजन आता है, तो सिविल न्यायालय की जो डिक्री है उसके संदर्भ में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मतलब त्वरित न्याय को उपलब्ध कराने के लिए, न्यायिक समावेशन में मतलब सम्मिलित करने के लिए लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च होता था उसमें, जो औपचारिक आपकी फॉर्मल जो आपकी प्रोसीजर है न्याय की, ठीक है, तो उसको उसके संदर्भ में त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आम लोगों को सबसे पहले, जब आप 1982 में देखेंगे तो गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। इसके बाद 1987 में आएंगे आप तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम वहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो 2002 तक तो ये जो अदालतें थी आपकी वो मतलब अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके जो 1987 था उसके द्वारा लोक अदालत को स्थायी बना दिया गया। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो वो लोक अदालत में जा सकते हैं, तो वो अपनी सहमति से जाते हैं, तो उसके निर्णय के विरुद्ध फिर वो कहीं पर अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इसमें विवाह संबंधी पारिवारिक जो विवाद है लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, है ना। ये अधिकतर सिविल मामलों को देखती है, लेकिन ऐसे कुछ कंपाउंडेबल जो समझौते योग्य जो प्रकृति वाले कुछ अपराध होते हैं उसके संदर्भ में वो देख सकती हैं आपराधिक मामलों को भी, लेकिन अधिकतर अगर अपन देखें तो सिविल मामलों को ही ये देखते हैं और इसमें सुलह और समझौते को वरीयता दी जाती है। तो भूमि और संपत्ति के संबंधित जो विवाद हैं, पारिवारिक विवाद हैं, विवाह संबंधी जो है विवाद, इन अदालतों के तहत लाए जा सकते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, लिख दिया है कि नहीं होते सम्मिलित। तो ओनली वन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो केंद्रीय सरकार है उसके संदर्भ में यहां पर कथनों पर विचार करना है। तो पहला ये कि जो भारत के संविधान में लिखा गया है, बोल रहे हैं ये कि ऐसा उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो नहीं होंगे भैया, ऐसा नहीं लिखा गया है। राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई उपबंध आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कंपलसरी है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो केवल लोकसभा से होंगे। तो पहला गलत आपका। दूसरा ये कि केंद्रीय जो कैबिनेट सचिवालय है आपका वो संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन आपका कार्य करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका। पीएमओ वगैरह आप देखते होंगे तो उसके संदर्भ में इसका संचालन होता है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है, और पहला भी गलत है। तो सही पूछ रहा है तो भैया कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, और इसमें लिखा गया है कि ऐसा कौन सा आपका अमेंडमेंट था जिसमें ये उल्लेख किया गया है। देखिए रेपिटिशन भी है एक तरीके से कि मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या होगी प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसके संदर्भ में आप 91st अमेंडमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, और ये रेपिटिशन है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो 224 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 91st अमेंडमेंट। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और ये आपका मतलब 225वें नंबर का क्वेश्चन है, 225 नंबर का क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही। तो पहला ये कि जो आपका कैट है ना, जो आपका सेंट्रल जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की जो चर्चा है संविधान में आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और बी में दिया गया है। तो ए में क्या है, प्रशासनिक, और प्रशासनिक के अलावा जो है आपके वो बी में आ जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स का गठन जो है, न्यायाधिकरण की जो बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अधिकरण की। तो प्रशासनिक जो अधिकरण था वो बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में गठित हुआ था। कहाँ भैया, आप 1965-66 की बात कर रहे हैं, और ये जो है संदर्भ आपका 42nd अमेंडमेंट में आता है जो 1976 के दौरान आता है, और वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आता है। उसके बाद फिर जनता दल सरकार आएगी। तो 42nd अमेंडमेंट है आपका, तो वो काल तो मतलब इंदिरा गांधी जी का शासन काल हो गया, प्रधानमंत्री काल हो गया आपका, है ना, प्रधानमंत्रित्व काल हो गया उनका, जिनके दौरान ये कैट का गठन हुआ था। 42nd अमेंडमेंट से आया है ये। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा
ये कि जो कैट के सदस्य होंगे वो आपके न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। इसका मतलब विश्लेषण किया जाता है तो ये भी बोला जाता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को पद दे दिया जाता है तो उनको अनुभव नहीं होता, तो किस तरीके से जो डिसीजन आएगा वो आपका कैसा होगा, जो मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है, इस कारण से इसको मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है। वो मेंस का टॉपिक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है कि इनके जो सदस्य हैं न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 225 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें केंद्रीय सरकार के संदर्भ में क्वेश्चन है आपका और इसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि जो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें केंद्र में मंत्रालयों की संख्या आपकी कितनी है, 18 थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है ना। मतलब केंद्र में मिनिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ये, तो आपकी उतने टाइम की अगर बात करें अपन मिनिस्ट्रीज की तो उस समय 18 थी, लेकिन वर्तमान में ये बोल रहे हैं कि केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या है आपकी वो कितनी है, 36 है। ठीक है, तो ये गलत है, ये 24 और 25 और जो है आपका मतलब और 9 58 के लमसम है। ठीक है, तो ये 24 जो है आपकी कैबिनेट में, फिर आपको पता है ना स्वतंत्र राज्य प्रभार और राज्य मंत्री जो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ मंत्री परिषद का विभाजन किया जाता है। तो केंद्र की बात करें तो वो आपके 24 के अराउंड है। तो आपका इसमें 36 लिखा गया है, वो आपका गलत है सेकंड स्टेटमेंट। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 226 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 227 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब संदर्भ में और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनका निर्माण जो है प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। नहीं भैया, ये तो आप देखिए, आप एक जगह तो आप बात कर रहे हैं जो विधि निर्माता हैं, जो संसद है, और दूसरी तरफ आप कार्यपालिका जो कैबिनेट सचिव हैं अपने। ठीक है, तो उनकी सलाह पर नहीं किया जाता, वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का क्या आता है, रोल आता है, उनकी भूमिका आती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक मंत्री को, जब जितने मिनिस्टर्स हैं तो ईच ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं आपके असाइन किया जाता है उनको, ठीक है, मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। आपको पता है कि जितने भी कार्य होते हैं भारत सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो मतलब शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री पर होती हैं। प्रधानमंत्री मतलब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो मेनली प्रधानमंत्री को बोला जाता है। तो ठीक है, तो जो मंत्रालय जो सौंपा जाता है प्रत्येक मंत्री को, वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री उनको रिकमेंड करते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको सौंपते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे सौंपा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 78 की बात करेंगे तो उसमें कर्तव्य भी प्रधानमंत्री का कि मतलब कोई भी कार्य हो उसके संदर्भ में उनको वो संसूचित करें, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ओनली 2, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स, दूसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और तीसरा लिखा गया है डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो इसमें लिखा गया है कि कौन सा जो प्रावधान है भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, मतलब जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसमें मतलब वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, इन लोगों के लिए पेंशन की बात है ना, मतलब उनके लिए सहायता कार्यक्रम की, तो वो किस जो इन तीनों में से संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी, तो किसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व ही होगा। ठीक है ना, उसके आधार पर ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, जिसका उल्लेख आप आर्टिकल 39B और 39C में स्पष्टतः देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, और वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, वो राज्य के नीति निदेशक तत्व होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ओनली 3 होगा, जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और 229वें नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला ये कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, कानून और तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, तो किस आधार पे देता है, पहला ये कि अपनी पहल पे दे देगा, नहीं भैया, सार्वजनिक हित से अगर कोई जुड़ा मामला है तो नहीं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि के संदर्भ में अगर किसी भी कानून या विधि के विषय में उसको लगता है कि भैया उसके लिए ये आवश्यक है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, तो राष्ट्रपति के मांगे जाने
जाने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका वो सलाह देगा, वो आर्टिकल 143 है, कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, अपनी पहल पे नहीं देते हैं वो, ठीक है ना। तो पहला आपका गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए पहले को। दूसरा ये कि यदि वो ऐसी सलाह मांगे, बिल्कुल सही बात है दूसरा। तीसरा ये कि सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए तो आप देखते ही हैं कि सीधे आर्टिकल 32 और जो आपका 226 है, तो हाई कोर्ट 226 में और सुप्रीम कोर्ट जो है आपका 32 में डायरेक्टली रिट वगैरह जारी करती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। अगर ऐसी सलाह जब राष्ट्रपति मांगते हैं तब सुप्रीम कोर्ट उनको देते हैं, वो भी बाइंडिंग नहीं है ना। आर्टिकल आपका 143 है, तो ओनली जो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर जो होगा आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ओनली 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 230 नंबर का क्वेश्चन है, 230वें नंबर का, कि इसमें जो लोक अदालत है ना, जो लोक अदालत है उनके संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। हाँ, इंग्लिश में देखिए, इसमें लिखा गया है कि विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो पहला लिखा गया है कि लोक अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है मामलों के मुकदमों के पहले ही उनके समाधान का है, ना कि ऐसे मामलों के समाधान का जो किसी न्यायालय में लंबित है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोक अदालत में ये संदर्भ है कि मान लीजिए कि किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वहाँ के दोनों पक्ष ऐसे राजी हो जाते हैं कि हम लोक अदालत में जाके वहाँ पर आपसी सुलह से, समझौते के द्वारा उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो उससे त्वरित न्याय मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल चैनल से जाने में बहुत टाइम लगता है। तो पहला तो यहीं से गलत हो गया कि भैया अगर जो नहीं चल रहे हो किसी न्यायालय में, तो ऐसा नहीं है ये, ठीक है, कि मुकदमे के पहले ही उनका समाधान है, ना कि ऐसे मामलों के समाधान का जो कि किसी न्यायालय में लंबित है। तो न्यायालय में जो लंबित है उनके संदर्भ में भी ये लोक अदालतें वहां पर आती हैं, उनका जिक्र होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं। तो मैंने बताया कि कुछ जो आपराधिक मामले होते हैं जिनकी प्रकृति जो होती है कंपाउंडेबल होती है, देखिए समझौते योग्य, कि समझौता किया जाना, नॉन कंपाउंडेबल नहीं होता है जहां पर, ठीक है। तो ये कंपाउंडेबल होते हैं, तो वहां पर वो आपराधिक मामलों में भी सुनवाई कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा ये कि जो प्रत्येक लोक अदालत है उसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते, तो ये गलत लिखा है। इसमें देखिए होता यह है कि इन अदालतों की जो अध्यक्षता है वो तो न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। जब से 2002 से, मतलब जो आपका 1987 वाला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम था, उसमें संशोधन करके इसको स्थायी बना दिया गया लोक अदालत को। तो इनकी अध्यक्षता तो न्यायाधीश करेंगे, लेकिन इसमें 2 और भी सदस्य होते हैं। इसमें से सामान्यतः देखेंगे तो एक वकील और आपके सामाजिक कार्यकर्ता भी इन अदालतों के सदस्य होते हैं, ठीक है। और इस मामले में आप देखेंगे कि लोक अदालत में जो मामले जाते हैं उसमें व्यक्ति खुद ही अपनी पैरवी कर सकते हैं, उसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। और सही पूछा है तो भैया तीनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, जो कि डी में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।